हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी दैट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। दोनों पेपर्स का डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे। बिल्कुल हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारी 100+ मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस मिलती हैं आपको। यहाँ पे भी हमारी 100+ फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। सो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। जस्ट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलेगी। सो आज जैसे कि आपको पता है अल्टरनेट डेज पे क्लास लगती है। आज हमारे पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है। हमने अपने पेपर 2 कॉमर्स के ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया। आज हम अपने यूनिट 3 को और हम यूनिट 3 स्टार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टार्ट कर चुके हैं। उसके आगे अपने सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने करने हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म का। यहाँ से बिजनेस हमने मीनिंग और स्कोप अच्छे से कर लिया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। हमने करने हैं आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म। यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो अब हम करने जा रहे हैं बिजनेस फॉर्म्स जो होती हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उनके लक्ष्य हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो बिजनेस फर्म्स हैं ना, जो जितनी भी जो अलग अलग बिजनेस जिनको कैरी आउट कर रहे हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, यानी जिन कारण के लिए वो बनी है वो वेरी करते हैं। मतलब वो अलग अलग है। हर फर्म का अपना ऑब्जेक्टिव होगा। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जिनको ऑब्जेक्टिव मतलब वो फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन शॉर्ट यानी वो ऑब्जेक्टिव उन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपके बिजनेस की नेचर क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग फर्म है, या इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है, इंडस्ट्री आपके बिजनेस फर्म को फेवर कर रही है, आपके अगेंस्ट जा रही है, या आप उसके फ्लो में जा रहे हो। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आपका बिजनेस प्राइवेट है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या आप समझ लो आपकी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी। और उसमें कितने तरीके के स्टेक होल्डर, मतलब कितने कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, मतलब वो बंदे जो किसी न किसी वे में जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है वो कौन कौन है। ये सारी ये तो मैंने 3-4 आपको मेन चीज़ें बताई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस फर्म के वो डिपेंड करते हैं। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स करने जाने, यानी जो मेन कॉमन मीन दी सेंस, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म से, जिनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो वैसे तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है कि मतलब आप एक मतलब मैं आपको 15-20 बता दूं तो वहीं पे ये खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जो कि एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, फर्म्स का। यानी कोई भी फर्म हो, चाहे वो एक छोटे लेवल की हो, मिडिल लेवल की हो, या पूरे हाई एमएनसी हो, हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही होता है। क्योंकि बिजनेस किए ही प्रॉफिट कमाने के लिए जाते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर अब वो बिजनेस नहीं होगा। और अगर आपने मुनाफा ही नहीं कमाया, आपने इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न ही नहीं मिली, तो फिर आप उस चीज़ को करोगे ही क्यों। जो आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हो, ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है सारे बिजनेसेस का, यानी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का। अब जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो ना एक एज अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी है। मतलब सिंपल वे में देखो, जौन सी फर्म जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, यानी उतना ही उसे सोसाइटी में ये कंसीडर किया जाएगा कि वो उसका फाइनेंशियल सक्सेस हो रहा है, वो मतलब आगे ग्रोथ के पाथ पे बढ़ रही है, वो सस्टेनेबल है, मतलब वो आगे लंबे टाइम तक चलेगी। अगर किसी फर्म का प्रॉफिट आना ही बंद हो गया तो डैम श्योर है वो कुछ ही टाइम पीरियड में शटडाउन पॉइंट पे पहुंच जाएगी और बंद हो जाएगी। प्रॉफिट इस चीज़ को बताता है कि जो बिजनेस फॉर्म है वो ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रही है या कांस्टेंट चल रही है। फर्म्स जो क्या है ना, वो हमेशा इतनी ही कोशिश करते रहते हैं कि वो ना अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। यानी रेवेन्यू वो पैसा जो चीज़ें प्रोडक्ट्स को बेच के सर्विसेज को रेंडर करके मिलता है, जितना ज़्यादा फर्म्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएंगे उतना ही उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। ये तो एक तरीका प्रॉफिट को बताने का। देखो ज़्यादातर आपके ना हाथ में नहीं होता कि आप रेवेन्यू को बढ़ा सको, क्योंकि कस्टमर्स ने चीज़ें खरीदनी है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक करते हैं या नहीं करते। ये कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल फैक्टर है। सेम वे में अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपने प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो।
देखो कॉस्ट तो आपके हाथ में है ना, आप चीज़ें बना रही हो, इतनी ऑप्टिमम लेवल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे जाकर प्रोड्यूस करो कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, यानी आपको हर एक ऑपरेशन या हर एक एक्टिविटी की मिनिमम लेवल ऑफ यानी एवरेज मिनिमम लेवल कॉस्ट का पड़े। क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। या तो रेवेन्यू बढ़ा दो तब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, या अपनी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो तब भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इवन ये सारी चीज़ें तब ही पॉसिबल है, आप अपना प्रॉफिट तब ही मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर रहे हो, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको एफिशिएंसी है, यानी आपने एफिशिएंसी अचीव कर ली, आपने वेस्टेज मिनिमाइज कर दी, चाहे वो मटीरियल की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे लेबर की हो, आप बहुत अच्छी मतलब फुल कैपेसिटी पे मशीन्स को यूटिलाइज कर रहे हो, आपका जो रॉ मटेरियल एलोकेशन है वो बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज की एलोकेशन बहुत अच्छी है। जब ये सारी चीज़ें फेवर में जाती है तो यानी आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। अब इसमें पेपर में एक क्वेश्चन आया बहुत बारी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर आता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। देखो अब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना ये स्मॉलर होता है, यानी ये छोटा है अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर हम इसको कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि देखो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना इसमें जस्ट दोनों कॉस्ट आती हैं, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, देखो दो कॉस्ट होती है इकोनॉमिक्स में, एक एक्सप्लिसिट यानी जो बाहरले बंदों को पे की जाती है, मतलब ये वो कॉस्ट है जो आप पैसे में, कैश में या किसी भी फॉर्म में पे कर रहे हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना ये आपके खुद के यानी जो आपके ये इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, यानी जो आपके सेल्फ ओन्ड इनपुट्स है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले दोनों चीज़ों को ना एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक आपने बिजनेस काम शुरू करना, आपने फैक्ट्री लगानी है। पहली चीज आपने फैक्ट्री जहां पे लगानी है, जो जमीन आपको चाहिए आपने बाहर से परचेज की या रेंट पे, परचेज चलो छोड़ो, आपने रेंट पे ली, आपको मंथली उस बंदे को रेंट देना पड़ेगा, ये होगी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आपके पास आपकी खुद की जमीन थी, आपने उस पर ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी अब आपको अब इसको जब अगर आपने अपनी खुद की ज़मीन अपने लिए यूज़ की, आपको बाहर तो नहीं रेंट देना पड़ रहा ना, बट इकोनॉमिक्स में उसकी भी वैल्यू है। देखो अगर आपने वो अपने काम के लिए ना यूज़ की होती तो यानी डैम श्योर कहीं ना कहीं उसको और रेंट पे दिया था, वो इनकम आपको आनी थी। ये होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी बेसिकली ये आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी अगर मैं आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल दूं तो जैसे आप रेंट पे कर रहे हो लैंड को, मतलब आपके जहाँ पे आपने काम करना है, मतलब जौन से आपने ज़मीन ली या रेंट है, बिल्डिंग रेंट पे लिया, वेजेस लेबर को दी जाती है, मटेरियल्स की आपको कॉस्ट पड़ रही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप अपने खुद के रिसोर्सेज, अपने जो आपके खुद जिनकी ओनरशिप आपके अपने नाम में, उनको जब यूज़ करते हो, जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके साथ एसोसिएटेड होती है, मतलब जब हम उसको बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ में लगा सकते थे, उससे हमें इनकम होनी थी, हमें वो इनकम को छोड़ना पड़ेगा। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इन शॉर्ट जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, इसमें दोनों कॉस्ट आती हैं, एक्सप्लिसिट भी आती है, इम्प्लिसिट भी आती है, बल्कि जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसमें अकेली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। ये एक सोल रीज़न है कि जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है वो स्मॉलर होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से। मैंने दोनों के मतलब भी बता दिए, दोनों का रीज़न भी बता दिया, ये क्वेश्चन सजेशन में आया था, ठीक है। क्लियर हो गया कि टॉपिक। आगे बढ़ते अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आप रेवेन्यू में से, यानी जो पैसा आपने चीज़ों को बेच के कमाया, यानी जो आपका रेवेन्यू है, उसमें से आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर देते हो, बल्कि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसमें आप क्या करते हो, रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट, एक्सप्लिसिट भी इम्प्लिसिट भी, यानी इन शॉर्ट वो टोटल कॉस्ट बन जाती है, उसको माइनस कर देते हो। अब जो इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप इंक्लूड कर रहे हो इकोनॉमिक प्रॉफिट में ना, ये ना ओवरऑल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देती है अगर हम इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि देखो वो एक वैल्यू है, मान के चलो अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट 100, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी 100 है, दोनों कॉस्ट 100 है, रेवेन्यू आपको 300 का हो रहा है, ठीक है। अगर तो हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें, उसमें दोनों कॉस्ट आएंगी ना, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, दोनों 100 प्लस 100 200 हो गया। प्रॉफिट आपका रेवेन्यू 300 का था, 300 में से 200 गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका 100 का आ गया। अगर अब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें, उसमें अकेली एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू 300 का, एक्सप्लिसिट कॉस्ट 100 की, 300 में से 100 गया, 200 का प्रॉफिट। इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इकोनॉमिक प्रॉफिट, या आप ऐसे कह सकते हो इकोनॉमिक प्रॉफिट स्मॉलर अमाउंट का होता है एज कंपैरेटिव टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब इन शॉर्ट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, इससे आप जितनी पेड आउट कॉस्ट, मतलब जितनी आप पे कर रहे हो, खुद दे रहे हो,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, मतलब चीज़ें बनाने की कीमत हो या कोई जैसे ऑफिस की मेंटेनेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, अगर ये आप पे कर रहे हो, मतलब बाहर बंदों को खुद की पॉकेट से पे कर रहे हो, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू से माइनस होगी। इन शॉर्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बिजनेस सरप्लस जनरेट कर रहा है सारी कॉस्ट है माइनस करने के पास, मतलब जितना पैसा आपने बादले बंदों को देना है आपने वो दे दिया, अपने रेवेन्यू से जब सारा पेड आउट पैसा माइनस कर दोगे वो आपका प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ के। अब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, हम इसे ना प्योर प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। कि पेपर में बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, यानी वो आपको ये पूछ लेते हैं प्योर प्रॉफिट के बारे में बताओ, तो प्योर प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज वन एंड द सेम थिंग। देखो, इकोनॉमिक प्रॉफिट कह लो या प्योर प्रॉफिट कह लो, ये ना रेजिडुअल अमाउंट है जो आपके पास बचेगा जब आप अपनी जितनी भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट है उसको, यानी उसको टोटल रेवेन्यू से माइनस कर दोगे। अब बड़ी सिंपल चीज़ है, नया वर्ड आया है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट है ना, इसमें आपकी ट्रांसफर कॉस्ट आ जाती है मैनेजमेंट की, इंश्योरेबल रिस्क हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स हो गया, यानी हर वो चीज़ यानी जो नेसेसरी है जो आपका इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए एट अ करंट लेवल, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब एक तो बड़ी सिंपल भाषा में आप कह दो कि जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड करते हो, आप उसमें से अपनी टोटल रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट माइनस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कर दो, ये एक बेसिक लेवल है। एक उससे हायर लेवल आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट का। अगर आप अपने टोटल रेवेन्यू से कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तब भी आपके पास इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट कई बच्चों को पता ही नहीं होती। देखो, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट इन शॉर्ट ना आपकी ट्रांसफर कॉस्ट है मैनेजमेंट की, यानी जो आप मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस को, अगर आपको वो जो फर्स्ट मतलब जो पहली बार की थी ना, एक उसका लेवल होगा, अगर आपने उसको उसी लेवल पे मेंटेन करके रखना, जो मैनेजमेंट के लिए उस बिजनेस की खर्चा आप कर रहे हो वो इंक्लूड हो जाएगा। इंश्योरेबल रिस्क, यानी जो आपके मतलब आपको पता है बिजनेस में ये रिस्क असाइज होंगे, उसकी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। फिक्स एसेट्स की आपको डेप्रिसिएशन पाएगी, वैल्यू रिडक्शन होगी ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, वियर एंड टियर हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, उसकी कीमत आपको पड़ेगी। अगर आपको शेयर होल्डर्स को उनके रिटर्न में, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, अगर आप उनको कोई रिटर्न में पेमेंट्स दे रहे हो वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मिलके कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट में आ जाती हैं। सो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, रिप्रेजेंट करता है ट्रू इकोनॉमिक गेन या सरप्लस जनरेटेड बाय बिजनेस। यही कारण है, यानी आपने ए टू जेड दोनों कॉस्ट तो आई है, आपकी बाकी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट भी इसमें आ गई। यही कारण है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में ट्रू प्रॉफिट बताता है, मतलब प्योर प्रॉफिट बताता है कि असल में बिजनेस ने कितना सरप्लस इस टाइम में जनरेट किया है। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ्स आपको दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीडियो सेशंस पहले देखोगे समझोगे तो आपका ही बेनिफिट है। अब आगे एक टॉपिक आता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बहुत रेपिटेटिव टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आया है। देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ये तब होती है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपने बहुत बार पढ़ा है। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू यानी जब आप एक एडिशनल यूनिट को सेल करते हो ना, जब एक सिंगल एडिशनल यूनिट सेल करोगे उससे आपको कितना पैसा बन रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। सेम वे में जब आप एक एडिशनल यूनिट पर प्रोड्यूस कर रहे हो, बीइंग अ प्रोड्यूसर, जितनी कॉस्ट आपको उसको प्रोड्यूस करने में एक यूनिट की पड़ रही है, दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट। अब जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एम आर इज इक्वल टू एम सी, वहां पे आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। सो जो कंडीशन एम आर एम सी का, ये सिंपल इतना कहते हैं कि फर्म उतना प्रोड्यूस करे, उतनी यूनिट्स को सेल करे जब तक उतना मार्जिनल रेवेन्यू जो वो कमा रही है ईच यूनिट से वो ग्रेटर है या इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। सिंपल वे में जो फर्म्स हैं, जो बीइंग प्रोड्यूसर्स, जो बिजनेस फर्म्स हैं, वो उतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी, उतनी ही यूनिट्स मार्केट में सेल करेंगी जब तक उनका मार्जिनल रेवेन्यू या तो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट पे। वो तो सबसे बेस्ट कंडीशन है। अगर मान लो वो नहीं उससे ज़्यादा हो पर तो एटलीस्ट इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर किसी भी सेंस में मार्जिनल रेवेन्यू नीचे चला गया मार्जिनल कॉस्ट में, तो तब प्रोडक्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो जब एम आर ग्रेटर होगा एम सी में, तो जब आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी रेवेन्यू में, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा जिससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। और जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी अब आप जब एक एडिशनल यूनिट बनाओगे वो आपको इतना फायदा नहीं देगी क्योंकि उसका रेवेन्यू तो पहले ही कम है, उसकी कॉस्ट है, मतलब उसकी कीमत आपको अब ज़्यादा पड़ने लगती। सो इससे ना आपके प्रॉफिट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट तभी है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। सो जब आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, यानी यही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, एम आर इज इक्वल टू एम सी को अप्लाई करते हो तो फर्म ना डिटरमाइन कर सकती है उसका ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी उसने किस लेवल पे आके
कौन से प्राइस मतलब किस लेवल पे आके कितना प्रोड्यूस करना, कितना मार्केट में सेल करना है, ताकि उसके प्रॉफिट्स है ना वो मैक्सिमाइज हो पाए। दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके, कॉस्ट को भी और रेवेन्यू को भी। ठीक है, समझ आ गया। सो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखो जब कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होती है ना, फॉर्म इस्टेब्लिश, हर बंदे का एम यही होता है कि वो ग्रो करे, वो एक्सपैंड करे, वो अपना बिजनेस एक बड़े लेवल पे लेके जाए। सो जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस हैं वो ग्रो और एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने ऑपरेशन को, कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को एक डिस्ट्रिक्ट, अगर उन्होंने पहले एक डिस्ट्रिक्ट में खोला, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जाए, उसके बाद स्टेट्स में लेके जाए, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। सो ग्रोथ और एक्सपेंशन नो डाउट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फॉर्म्स के लिए। अब जो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है इसमें आप ट्राई करते हो कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो, मतलब आपका कस्टमर बेस बढ़े, यानी आप मार्केट न्यू मार्केट्स में जाओ, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो। जितनी न्यू मार्केट्स में जाओगे उतना बड़ा कस्टमर बेस बनेगा। अगर न्यू मार्केट्स में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे तब भी कस्टमर बेस बढ़ेगा। न्यू ब्रांचेस ओपन करो, अपनी लोकेशन नई एक्सप्लोर करो, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाओ, यानी अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। सो ये सब कुछ ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सो जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उसका ऑब्वियस रिजल्ट है उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस बनेगी, यानी आप अपने आप को अच्छा कॉम्पिटिटर साबित कर पाओगे कि दूसरी फर्म्स को, यानी आपकी इतना अच्छा लेवल बन जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है मार्केट लीडरशिप का। देखो बिजनेसेस की इच्छा होती है, वो ये भी सोचते हैं कि वो ना लीडर्स बन पाए अपनी मार्केट में, यानी कि मार्केट उनको फॉलो करे, उनको किसी मार्केट के बंदे को फॉलो ना करना पड़े। यानी मार्केट लीडरशिप इतनी चीज़ डोमिनेंट पोजीशन है ना मार्केट में, जैसे अब ये तब ही अचीव होगी। देखो आप किसी बंदे को क्यों फॉलो करोगे, यानी लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं। आप मार्केट लीडर बनना तो चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, अब ये बनोगे कैसे, क्यों लोग आपको फॉलो करेंगे। देखो आपका मार्केट शेयर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ब्रांड की रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट्स की बहुत क्वालिटी है, सब लोग उसके मतलब आपके कस्टमर की लॉयल्टी इतनी हाई लेवल पे है, आपकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत अच्छी हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कर रहे हो, सो लोग को ट्राई करेंगे दूसरी फर्म्स की, वो आपको इमिटेट करेंगे। यानी हर पहली नई चीज़ आप ही लेके जाते हो और जो नई चीज़ लेके आते हो वो आपके लिए मुनाफा ही लाती है। सो ये फर्म्स को अलाउ करता है कि वो अपनी इन्फ्लुएंस दूसरी पर एक्सर्ट कर पाएँ, वो इंडस्ट्री सेटअप खुद सेट। देखो अगर तो वो मार्केट लीडर बनते हैं तो वो अपनी इन्फ्लुएंस दूसरी फर्म्स पे भी डाल पाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स सेट कर पाएंगे, यानी इंडस्ट्री मतलब जिसमें अलग अलग सेम टाइप की फर्म्स ऑपरेट करती हैं, वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को इंजॉय कर पाएंगे जो उनको मिलेंगी इस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। देखो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ऑब्जेक्टिव है ना, इसे साइट और मार्च ने दिया था। यानी वो क्या कहते थे, अगर आप कस्टमर नीड्स को मीट कर रहे हो और एक हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर कर रहे हो, तो ये एक क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए। मतलब सिंपल वे में बिजनेस तभी है जब उसके कस्टमर्स हैं, और कस्टमर तभी लॉयल रहेंगे जब उनकी नीड्स को आप पूरा कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर के अलग अलग नीड्स है, बीइंग डाइवर्स नीड्स, वो क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप उन सभी नीड्स को पूरा कर पा रहे हो और कस्टमर को हर रूप में सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब आपका ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो आपके बिजनेस से निराश होकर गया, मतलब उसको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले हो, तो ये बिजनेस को ये दो चीज़ें अचीव करना उसका एक ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, एक तो वो रिपीटेड कस्टमर बनेंगे, पहला पॉइंट। मतलब सिंपल वे, अगर आप एक बिजनेस से सेटिस्फाई हो, एक तो पहले आप खुद उसके साथ स्टिक करोगे और वो ही एक नए कस्टमर्स का, पोटेंशियल कस्टमर्स का सोर्स भी बन जाती हैं, यानी वो आगे भी बिजनेसेस को रिकमेंड करते हैं, ताकि जो इससे ना बिजनेस का लॉन्ग टर्म सक्सेस चलता रहेगा। सो जो कस्टमर सेंट्रिक ऑब्जेक्टिव है ना, उसका मेन फोकस यही होता है कि क्वालिटी, मतलब कस्टमर के रिगार्डिंग जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, आपने यही है कि प्रोडक्ट्स क्वालिटी भी देनी है, मतलब टॉप मोस्ट नॉच की क्वालिटी के आप प्रोडक्ट्स दो, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दो, आपके कस्टमर्स के हमेशा आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस होने चाहिए, कॉस्ट भी नॉर्मल रखो, उनकी रेंज में रखो, मतलब इन शॉर्ट हर ऐसी वो चीज़ करो जिससे कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है इनोवेशन एंड अडेप्टेशन का। अब जो बिजनेसेस हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आज के टाइम में इनोवेशन की इंपॉर्टेंस को, क्योंकि जो अब का सिनेरियो, अब मार्केट डायनामिक्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, जो कंपनी ज़्यादा इनोवेशंस कर रही हैं, जिसके ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो ही बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंस जो इनोवेशन के ना आज के टाइम में बिजनेसेस ने बहुत रिकॉग्नाइज किया, वो अडेप्ट कर रहे हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है वो उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव्स है इनोवेशन के रिगार्डिंग, उसमें आप न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करो, यानी जितना नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट्स बनाओ, बिजनेस मॉडल्स आप ऐसे बनाओ कि आप हमेशा
अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप अहेड रहो। मतलब इन शॉर्ट आपके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी ही चाहिए। जितनी आपकी कस्टमर डिमांड में, चाहे वो एकदम से सडन कोई कस्टमर न्यू चीज़ की डिमांड करता है, उसको जल्दी से जल्दी विद क्वालिटी मेंटेन उसको पूरा करो। यानी अपने जितनी आपको मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप उनको ट्राई करो कि वो आपके फेवर में जाए, यानी आप उसको फर्स्ट वन हो कि उसको टैप कर पाओ। ठीक है, ये इनोवेशन एंड एडेप्टेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कॉस्ट लीडरशिप का। देखो बिजनेसेस ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा कि वो कॉस्ट एफिशिएंसी को अचीव कर पाए। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब मीन्स जब वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ना वो कम से कम हो, यानी मिनिमम लेवल पे हो। यानी ये चीज़ तब भी पॉसिबल है जब आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली यूज़ करो, यानी ऑप्टिमाइज करो रिसोर्सेज, उनकी वेस्टेज मत करो, उनके एलोकेशन प्रॉपर करो, वेस्टेज को रिड्यूस करो किसी भी हद में, जो आपके फालतू के फिजूल खर्चे हैं उनको रिड्यूस करो। मतलब देखो ठीक है, एक्सपेंडिचर नेसेसरी है बिजनेस को रन करने के लिए, बट वो विद इन लिमिट्स होना चाहिए, यानी जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करो। सो जो कॉस्ट लीडरशिप के ऑब्जेक्ट, ये तो कॉस्ट एफिशिएंसी। अब आता है कॉस्ट लीडरशिप। जो कॉस्ट लीडरशिप ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे वाइल मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल प्रॉफिट मार्जिन। मतलब देखो एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो। अगर आपने कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करना है, आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत नॉमिनल अच्छे प्राइस पे कस्टमर्स को दे रहे हो, यानी वो सेटिस्फाइड रहे, उनको ये ना लगे कि आप उनसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चार्ज कर लो, और साथ के साथ उसी प्राइस में आप अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी मेंटेन करें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही नेसेसरी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि उनको बिल्कुल ही लो कॉस्ट पे दे तो आपको कुछ बचे ना, फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे। यानी एक तीर में दोनों काम होने चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी अच्छे रेट पे भी दो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी रखो। ठीक है, सो जो कॉस्ट एफिशिएंसी ना, ये बिजनेस को हेल्प करते हैं कि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखे, एक कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एज को अपनी मेंटेन कर पाए, जिससे क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस हो जाएंगे, उनके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, उनकी सेल्स बढ़ जाएंगे, और साथ के साथ कस्टमर्स को वैल्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो अपनी वैल्यू टाइम पे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ना कुछ रिसेंट ईयर्स में बिजनेसेस ने ना नया ऑब्जेक्टिव लाए हैं सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यानी ये ऑब्जेक्टिव्स इसके साथ रिलेटेड, इसमें क्या है, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। यानी वो देखो बिजनेस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, वो सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहा है, उसके बदले में उनको ठीक है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी दे रहा है, बट साथ में इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, चाहे वो पोल्यूशन की फॉर्म में हो, चाहे पैसा एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे मतलब कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो। सो इनको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को बहुत बिजनेसेस को ध्यान देना पड़ेगा। वो जो प्रैक्टिसेस अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेस फॉलो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब किसी पे बैड इम्पैक्ट ना डाले, यानी एथिकल सोर्सिंग करें, मतलब हर चीज़ एथिकली करनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स को पूरा करना, ये भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब जो जिम्मेवारी उनकी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पब्लिक यानी स्टेक होल्डर्स के टुवर्ड बनती है वो पूरा किया जाए। सो जो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका मीनिंग ये ही होता है कि जो बिजनेस है ना वो पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। मतलब ठीक है, आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को खत्म तो नहीं कर सकते, बट उनको रिड्यूस तो कर सकते हो ना बहुत हद तक। यानी इससे ना जो आपके स्टेक होल्डर्स की वैल्यू वो बिजनेस के साथ अलाइन रहती है, वो बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ये इसे WJ बॉमॉल ने डेवलप किया था, जो कि एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का। यानी आप सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करो, जितनी सेल्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा यानी उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जितना आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा उतनी आप बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ उसकी पॉसिबल कर पाओगे। ठीक है, आगे आता है ऐसे वैसे ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी मैंने आपको बताई दी है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट। इसे रॉबिन मैरिस ने सजेस्ट किया था। अब इसको मैं समझा देता हूँ ये क्या है। देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, देखो हर जो फर्म ने जो अब जब उसके पास पैसा आएगा, यानी जो प्रॉफिट कमाएंगे वो ग्रोथ करेंगे, यानी वो ग्रो करना चाहेंगे। हर बंदा ही ग्रो करना चाहता है, कोई भी एक नॉर्मल पोजीशन पे स्टेबल रह के काम नहीं करना चाहेगा। अब ठीक है, आप हर साल ग्रोथ कर रहे हो और वो हर साल का ग्रोथ रेट क्या है, यानी परसेंटेज में 1% से ग्रो किया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया। बिजनेसेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि उस ग्रोथ रेट को बढ़ाओ। यानी अगर आप पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर हमने बिजनेस ऑपरेट किया, अब फर्स्ट ईयर जितना आपका लेवल था, जब आप सेकंड ईयर में पूछा आपने 1% से ग्रो किया। अब आपका ये एम होगा जब आप दूसरे से तीसरे साल में जाओगे वो आपका 1 से 2% हो, ना कि सेम रहे। यानी आप ग्रोथ रेट को बढ़ाओ, ये रॉबिन मैरिस की डिटेल में बताता है। आगे हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। इसे KW रॉथस्चाइल्ड ने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपना ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फर्म का, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल।
देखो बिजनेसेस जब खोले जाते हैं, ठीक है, नो डाउट आपने पैसा कमाना है, चाहे वो अपनी सेल्स को बढ़ा के कमाओ, चाहे अपना अगर आपने प्रॉफिट को इन्हांस करना है, चाहे उसको सेल्स तो बढ़ाओ, चाहे कॉस्ट को बढ़ाओ, बट ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जस्ट आप 1-2 साल में ये चीज़ें प्रैक्टिस फॉलो करो और चौथे साल में आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। यानी बिजनेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार बिजनेस बन गया तो उसको सालों साल आगे, यानी जनरेशन से जनरेशन आगे चलना है। ये मेजर एक ऑब्जेक्टिव है जिसे KW रॉथस्चाइल्ड ने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, इसमें जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है उसे डिटरमाइन किया जाता है जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स वो कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके। ये होती है वेल्थ ऑफ द फर्म। सिंपल वे में अगर मान लो आपका बिजनेस है, 1 साल तो उसने काम कर लिया, अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, यानी अब जो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ये होंगे प्रॉफिट के रिगार्ड। यानी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी उसको कितना लग रहा है कि वो इस साल में पैसा कमा लेंगे। आप उस चीज़ की, यानी वो एक्सपेक्टेशन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो, उसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। यानी जो ये अप्रोच है ना, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, जिसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उनको डिस्काउंट कर दिया जाता है प्रेजेंट वैल्यू पे, और वो रिफ्लेक्ट करती है जो बिजनेस का वर्थ है आज। अब मैंने तो आपको एक ईयर के एग्जांपल दिया, इसमें एक ईयर नहीं होता, इसमें आगे फ्यूचर के 10 साल होते हैं, क्योंकि एक ईयर की टाइम वैल्यू तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ता। मान के ऐसे चलो अगर 5 साल से एक फर्म ऑपरेट कर रही है, अब 6 साल यानी 6th ईयर जब उसने स्टार्ट किया तो वो अपने 10 साल का प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करेगी। मतलब 10 साल में उसको कितना मुनाफा होगा, उसको आज के प्रेजेंट टाइम में डिस्काउंट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये भी हम टॉपिक करेंगे, ये भी आता है डिटेल में। सो उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जाएगी, उससे पता चलेगा कि आज का उसका वर्थ क्या है, यानी वो उसका वर्थ रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, सो क्लियर है। आगे एक अगेन जो आपका ना नेक्स्ट आता है वो आता है, कहाँ पे गया, फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन। ये तो मैम यानी चाहे आप फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन कहते हो, चाहे आप कह दो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये रॉबिन मैरिसन का था, वन एंड सेम थिंग। नेक्स्ट आगे आता है मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन। ये बड़ा न्यू ऑब्जेक्टिव है, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन। इसे विलियमसन DE ने दिया था। देखो वो क्या कह रहे हैं, जब आप कैलकुलेट करते हो जो आपके फ्यूचर प्रॉफिट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, तब फर्म ना असेस कर सकते हैं कि उसके पोटेंशियल रिटर्न्स क्या होंगे इन्वेस्टमेंट पे, और वो डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं शेयर होल्डर्स को, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को और डिटेल में समझो। देखो आपने अपने अगले 10 सालों की वैल्यू प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशंस तो फाइंड कर ली, आपने उसको डिस्काउंट भी कर दिया। अब जो डिस्काउंट करके आपके पास वैल्यू है ना, उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे, वो आपको बताएंगे, उसको आप एनालाइज कर पाओगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, यानी जो उससे आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिल रही है, वो आपके शेयर होल्डर्स जो रिटर्न्स चाहते हैं बदले में, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ये होता है मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन। यानी जो ये अप्रोच है ना, सिंपल ये कंसीडर करती है कि जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है ना, और जो उसका मेन फोकस है वो होना चाहिए अपने ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट अगर आप मैक्सिमाइज करोगे तब ही आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ, यानी इन शॉर्ट जिन बंदों ने पैसा लगाया, यानी ये खास करके ना कंपनी का फंक्शन है, जिन बंदों ने यानी जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की आपके बिजनेस में, अगर उन्होंने 1000 रुपया लगाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उसको 10,000 करके वापस मोड़ो। ये होता है इंक्रीजिंग यानी मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, समझ आ गया। सो यहाँ पे हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। अब आती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नंबर 1 भी आता है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बार मतलब पेपर में रिपीट हुए, उनको साथ के साथ करवा देता हूँ। सबसे पहले आता है, उन्होंने ना क्वेश्चन में एक मैचिंग का क्वेश्चन डाला था, यानी एक बार नहीं बहुत बार डाला था। वो उन्होंने आपको एक थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट दे दी, और वो कह रहे थे उसको जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इकोनॉमिस्ट है ना उनके साथ कंपेयर करो। देखो सबसे पहले जो आपकी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है उसे हॉले ने दिया था, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो मैं आपको ना बड़ी तरीके से चीज़ें करवाना हूँ, जब ये चीज़ की जहाँ पे डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी ना वहाँ पे डिटेल में करेंगे, जहाँ पे जितनी सफिशिएंट है वहाँ पे उतनी ही करेंगे। जो आपकी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है उसे आपके हॉले ने दिया था। सेकंड हमारे पास आती है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जिसे स्कम्पीटर ने दिया था, यानी स्कम्पीटर एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को डेवलप किया था। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हमें वॉकर ने दी थी, यानी बीइंग एन इकोनॉमिस्ट उसने हमें रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड की थी। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क ने हमें दी थी। सो ये थे उसके बेसिकली मतलब कंपैरिजन। सो उसका आपको राइट आंसर बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। देखो जो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव है ना, जो फर्म की ग्रोथ रेट का मैक्सिमाइज करने का,
उसमें भी ना जो मैंने एक चीज़ आपको बता दूं, ये तो थ्योरिस्ट के हमने मैच कर लिए, जो आपका ना अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव आज कि आपने फर्म का ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करना ना, उसमें ना कुछ मैनेजरियल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं, उनको रॉबिन्स मैडिसन ने बताया था। यानी जो आपने अभी ना रॉबिन्स मैडिसन ने जो आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट का ऑब्जेक्टिव किया ना, ठीक है, वो कहता है ये ऑब्जेक्टिव, तो उसने ना अपनी इस चीज़ में ना कुछ मैनेजरियल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बताए थे, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। यानी वो आपको क्वेश्चन में कह देते हैं कि जो मैनेजरियल और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं जब आप फर्म का ग्रोथ रेट मैक्सिमाइज कर रहे हो, उसको किसने एडवोकेट किया था, तो आंसर उसका भी सेम होगा, तो उसको भी रॉबिन्स मैडिसन ने ही एडवोकेट किया था। यानी उसने प्रपोज किया था मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को। ठीक है, सो ये जो इम्फोसाइज करती है कि ग्रोथ जो लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन की हो रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आगे ना एक क्वेश्चन आया था, अगेन वो भी मैचिंग का क्वेश्चन था। उन्होंने आपको बिजनेस फर्म्स के ऑब्जेक्टिव दे दिए थे और कह रहे थे आप इनको मैच करके बताओ कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस के साथ। देखो जो आपका फर्म्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म का ग्रोथ रेट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये मैरिस हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। रॉबिन मैरिस ने इसे दिया था, सो हम इसे मैरिस हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। जो आपका मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन है, इसे विलियमसन डीई ने दिया था, सो इसे विलियमसन हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सेटिस्फाइंग बिहेवियर है, यानी ये साइट मार्जिन, जिसे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये साइट एंड मार्च हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन का WJ बॉमोल यानी बॉमोल्स हाइपोथेसिस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सो ये था मैचिंग का। अब आज के सेक्शन पे हम लास्ट टॉपिक में कर रहे हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और टॉपिक, जो कि पूछो मत कितनी बार पेपर में आया है। देखो जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, इसे कंसीडर किया जाता है सबसे परसुएसिव और सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। यानी कि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का, यानी जो हर फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका साइज या कौन से बिजनेस में वो काम कर रहे हैं या क्या उसकी नेचर है, ये हर जगह आपको मिलेगा। मतलब हर बंदा अपने फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ये एक बड़ा सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव है, ये चलता ही रहेगा, ये एक बार वन शॉट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो आपको हर साल करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो इसका मेन एम है ना, ये एम्फसाइज करता है कि जो आपकी ओवरऑल वैल्यू है ना फर्म की, जो शेयर होल्डर्स के लिए वो इंक्रीज हो सके। यानी देखो शेयर होल्डर वो बंदे हैं यानी जो ओनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, उनकी वैल्यू आपको हर साल कंटिन्यूस वे में, ओवरऑल वे में इंक्रीज करनी ही है। ये इस ऑब्जेक्टिव का क्या मानना है। यानी जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, ये अपने अकाउंट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेता अकेले, ये साथ के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ भी कंसीडर करता है। अगर तो आप वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को नहीं फॉलो कर रहे तो वो तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होंगे, 1 साल के होंगे या चाहे 2 साल के होंगे, बट ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तो आनी, यानी उसके साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ लो। अगर आप ग्रोथ अचीव कर पा रहे हो, उसको सस्टेन करके रखो। मतलब आप ये नहीं एक बार बढ़ गए तो अगले साल रिड्यूस हो जाओ कि अपनी चीज़ें बेच दो। सो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। सो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अर्निंग मैक्सिमाइजेशन, उसका प्राइमरी फोकस फाइनेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज ही करना है, नो डाउट। वो नहीं इस चीज़ को कंसिडर करता, वो अकेला फॉर्म प्रॉफिट्स और अर्निंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका नाम ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अर्निंग मैक्सिमाइजेशन। उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। बट जो ये दोनों है ना, ये मतलब जो ये थे प्रॉफिट और अर्निंग मैक्सिमाइजेशन, ये ना अलाइन नहीं करते लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन शेयर होल्डर। मतलब इनका वैल्यू जो आपने शेयर होल्डर्स को क्रिएट करके देना, उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सिंपल है, मतलब प्रॉफिट कमाओ, उसको मैक्सिमाइज करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वो आपको शॉर्ट टर्म गेन्स पे लीड कर सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लो, बहुत बार पेपर में पूछी गई। देखो ऑब्जेक्टिव दोनों बड़े सिंपल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसका सीधा मुद्दा ये है, उसका सीधा सीधा कहना ये है, प्रॉफिट कमाओ जैसे मर्जी कमाओ। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, कमाओ जैसे मर्जी कमाओ। मतलब चाहे आपकी रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स के बनी रहती है चाहे नहीं रहती है, आपने प्रॉफिट कमाना है। बट जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है वो ये कहता है प्रॉफिट कमाओ, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाओ।
उनको लॉन्ग टर्म सस्टेन करके रखो बिजनेस में। सो इन शॉर्ट जो आपका वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बहुत बड़ा नजरिया मतलब इंक्लूड करता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए एक सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करके देता है, यानी उनकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लोज की उसको मैक्सिमाइज करता है। मतलब आने वाले सालों में जो शेयर होल्डर्स पैसा कमाएंगे उसको इंक्रीज करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके उनको बताएगा, यानी उनको इंकरेज करेगा देखो अगर आप यहाँ पे रहते हो, सस्टेन करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो फ्यूचर में आपको इतने सारे प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स कंसीडर किए जाते हैं, रिस्क कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो अनसर्टेनिटी के क्लाउड के अंदर काम कर रहा है। टाइमिंग कंसीडर की जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट उठाने का जो कीमत पड़ी है वो की जाती है। इसी चीज़ों को मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। सो जब आप अपने फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देते हो तो इसका मेन एम यही होता है कि आप एक सस्टेनेबल रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करोगे, यानी वो रिटर्न्स ऐसी होंगी जो लंबे समय तक चलेंगी। मतलब ये नहीं कि एक साल रिटर्न दे दी अगले 10 साल आपने उनको पैसा मोड़ा ही नहीं। सो इन शॉर्ट ओवरऑल वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे आज का सेशन मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने थे वो सारे इंक्लूड होते हैं। सो आपको ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी। पहले सेशन देखो, वीडियो सेशन देखो, समझो मैंने जो समझाया, फिर पीडीएफ से गो थ्रू हो। बाकी मॉक टेस्ट इसके भी हम कंडक्ट करने स्टार्ट कर देंगे थोड़े टाइम में। सो कल कलेक्ट करेंगे हम अपने पेपर 1 की क्लास को कंटिन्यू, जहाँ तक हमने ऑलरेडी यहाँ हमारी अब यूनिट 3 चल रही है, उसके पेपर 1 की अभी यूनिट 1 ही चल रही है। सो अल्टरनेट डेज क्लास करती है, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स विद पेपर 1 जनरल पेपर है जो उसकी क्लास के साथ। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।